इंडिया में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी हो गई है, अगर आप इजराइल के विरोध में मतलब आप भारत माता के विरोधी हो गए। एप्स्टीन फाइल को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पे हैं और उनको एक डाइवर्जन क्रिएट करना था। एक ब्लड थर्स्टी, एक बर्बर, एक क्रूर तानाशाह था। हर जुम्मे बड़े शैतान को मिट्टी मिला देंगे, छोटे शैतान को मिट्टी मिला देंगे। बड़ा शैतान मतलब अमेरिका, छोटा शैतान मतलब इजराइल। इराक ईरान वॉर में 10 लाख शिया मारे गए। अभी क्या बैलिस्टिक मिसाइल गिर रही है जो उस समय गिरा करती थी। अमेरिका की जो डीप स्टेट है, अमेरिकन जो CIA, वो नहीं चाहते थे ये वॉर। बिल क्लिंटन ने भी मना किया ईरान के ऊपर वॉर के लिए, जॉर्ज बुश ने मना किया, बराक ओबामा ने रिफ्यूज किया, जो बाइडन ने रिफ्यूज किया। मतलब लास्ट में सोचिए कितने प्रेसिडेंट्स ने मना किया, उसके बाद ये करा लिया। कैसे करा लिया? जो अपने आप को मानता है कि भाई सुन्नियों का खलीफा तो हम ही है, उसको तुम टॉयलेट क्लीनर बोलोगे। जिस देश में डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी होती है सीधा उस देश में नहीं की जाती। सबसे पहले उसके इराक सेक्स ट्रैफिकिंग सबसे बड़ा हब है दुनिया का इस समय। 6-6 साल की 7 साल की बच्चियां बेची जाती हैं वहां पे। कौन खरीदता है? यही हिंदू यहूदी भाई भाई। रिलीजियस लेवल पे हम उनके भाई नहीं हो, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इम्पॉसिबल चीज है। उसका रीजन है कि अगर आप मुझे बताइए ना, ऑपरेशन सिंदूर चला था, कितने इजरायली थे जो ट्वीट कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, कितने जूइश हैंडल्स थे जो आ रहे थे और उनका प्रोपेगेंडा बर्स्ट कर रहे। मैं बेंजामिन नेतन्याहू का एम्प्लॉय नहीं हूँ, ठीक है, मैं यहूदियों का ठेकेदार नहीं हूँ। अगर वो 48 घंटे भी ईरान में अगर सर्वाइव कर गया ना, तो आई विल बी वेरी सरप्राइज। इराक के साथ वॉर हुई, इंडिया कितना ऑयल खरीदता था जब इराक के साथ वॉर हुई। हमने वो फेज भी सर्वाइव किया ना यार। और उस समय तो हमारा देश का प्रधानमंत्री विश्वगुरु भी नहीं था। क्या इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। मेरे तो पहले गेस्ट भी आज पहली बार आप ही हैं चैनल पे। अच्छा। सोचा था ऐसा पॉजिटिव नोट से शुरुआत करूंगा चैनल पे, नए गेस्ट की अब आग लगा दी। जो हमारे पहले गेस्ट हैं आज चैनल पे, उनको किसी इंट्रोडक्शन की तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ। डिफेंसिव ऑफेंस चैनल से आप सब वाकिफ होंगे ही। वैभव सिंह हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। और जो जियोपॉलिटिकल स्थिति बनी हुई है, किसने बनाई है वो तो आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो बनी हुई है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। थैंक यू पुलकित, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर क्या ये जो आग लगाई है, सबसे पहले तो दुनिया में आग लगाता कौन है वो हमें पता ही है, लेकिन ये जो टाइमिंग थी इस युद्ध की, इस समय पे अमेरिका की जो स्थिति थी, अमेरिका की अपनी पॉलिटिक्स की जो स्थिति थी, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप की जो स्थिति थी, उसके बाद जियोपॉलिटिकल जो सब कुछ चल रहा था, थोड़ा बहुत में चली रही थी इजराइल और ईरान के बीच में, उसके बीच में अचानक से खमेनी का असैसिनेशन, और फिर चीजें इतनी एग्जैजरेट कर रही हैं। तो शुरुआत वहीं से करिए कि ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, इसके कौन राइटर डायरेक्टर है और ये कब लिखी गई है, क्योंकि एग्जीक्यूट तो अभी हुई है, पिक्चर रिलीज अभी हुई है। इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि बताइए कि कहां से सब शुरू हुआ है। देखिए, ईरान का तो जो प्रोजेक्ट है ये तो आज का प्रोजेक्ट नहीं है। अमेरिका में जब से इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, जो सो कॉल्ड इस्लामिक रिवॉल्यूशन, जो ये बेसिकली एक शिया रिवाइवलिज्म जिसको कहते हैं, वो जब से आया, और उस समय जब अयातुल्लाह खुमैनी थे, व्यूअर्स को मैं बता दूं, जो पहले अयातुल्लाह थे उनका नाम अयातुल्लाह खुमैनी था। ये जो थे इनका नाम अयातुल्लाह खमनई है। तो खुमैनी और खमनई में ये अंतर है। अक्सर कई बार बोलचाल की भाषा में वो लोग आगे पीछे हो जाते हैं, वो अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं। तो जब वो आए और एक ईरान, जो कि आपको पता है ईरान की जो भौगोलिक जो कहते हैं ना कि संरचना ऐसी है, और उसकी जो उसका जो उसकी जो प्लेसमेंट है वो ऐसी है कि दुनिया का 1/4 जो तेल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो पूरा ईरान के पास, एक तरीके से आप कह लीजिए उसका चोक पॉइंट ईरान के पास है। ईरान जब चाहे उसको चोक कर सकता है। तो अपनी जो जियो स्ट्रेटेजिक या जियो पॉलिटिकल लोकेशन है, उस लोकेशन की खाता रहा है ईरान, और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। जैसे पाकिस्तान को जब लोग बात करते हैं, भारतीय जो आपके दर्शक हैं उनको समझने में थोड़ी आसानी होगी। अक्सर भारत में लोग ये कहते हैं कि जी अमेरिका जो है ये पाकिस्तान को अबैंडन क्यों नहीं करता। जब पाकिस्तान लगता है कि अब कोलैप्स करेगा, अब टूटेगा, तो अमेरिका कहीं ना कहीं से आ जाता है उसको बचाने के लिए, अमेरिका उसको प्रोटेक्ट करने आ जाता है। अमेरिका इतना पाकिस्तान अमेरिका के लिए इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ईरान के जस्ट बगल में पाकिस्तान है, ठीक, दोनों आपस में सटे हुए। तो सेंट्रल एशिया के लिए जो एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान की, वो ऐसी है कि वो अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की खा रहा है। तो वहां पे तो वो रेजिम्स बिठा लेते हैं अमेरिका वाले, जो चाहते हैं, जो फौजी चाहते हैं, वो फौजी अपना हुकूमत वहां पे पाकिस्तान के अंदर चलाता है।
और पाकिस्तान के अंदर अमेरिका को कभी भी डेमोक्रेसी न भी हो, या कहते हैं ना कि क्वासाई डेमोक्रेसी हो या नाम की डेमोक्रेसी हो, तो भी पाकिस्तान की कभी भी किसी भी रिपोर्ट में कांग्रेस की या सेनेट की या वहां के किसी एनजीओ की आपको नहीं मिलेगा कि जी पाकिस्तान में जमहूरियत की हालत, लोकतंत्र की हालत बेहद कमजोर है। वो भारत में कमजोर हो जाएगी, वहां नहीं होती बिल्कुल कमजोर। तो उसका 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 जो रीजन है वो यही है क्योंकि वहां पे उनके मतलब के लोग बैठे हुए हैं। और ईरान में क्या हुआ कि जब वो रजीम चेंज हुआ, शाह ईरान को हटा करके जब वहां जनता ने शिया अयातुल्लाह खमेनी को बिठाया, तो उसके बाद एक एंटी अमेरिकनिज्म शुरू हुआ। उससे पहले ईरान की जितनी भी ऑयल कंपनीज थी, या तो वो ब्रिटिश ऑयल कंपनीज मैनेज करती थी या अमेरिकन ऑयल कंपनीज मैनेज करती थी, तो उनको हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान शुरू हुआ। इन पैसों में जो सीआईए के जो सीनियर ऑफिसर्स थे, उनको दुनिया भर के बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो कमीशंस मिला करती थी, उनको ब्राइब्स मिला करती थी, वो बंद हो गई। अमेरिकन जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था, उसको जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिला करते थे वहां की तरफ से, ईरान की तरफ से, वो बंद हो गया। आज आप अभी भी देख लीजिए तो ईरान के पास जो फाइटर जेट्स वगैरह पड़े हैं वो सारे वही है जो अमेरिकन शाह ईरान के टाइम पे देखे गए थे, उन्हीं को मार रहे हैं वो अब। ठीक है। सो ये जो है ना कि सारा का सारा ये जो एक तो इसकी लोकेशन कि भाई हमारा ट्रेड सिक्योर रहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, दूसरा ये ऑयल हमको वापस मिले, जो उनको ऐसा लगता है कि हमसे छीन लिया गया था। वेनेजुएला में पहले अमेरिकन ऑयल कंपनीज करती थी, तो वहां पे रिवॉल्यूशन हुआ, लोगों ने कहा भाई द ऑयल बिलोंग्स टू अस, टू द पीपल। और जब वहां पे जब सोशलिस्ट रिजीम आई, तब से वो वहां पे लगे हुए थे कि यहाँ पे भाई हमारा तेल वापस करो। जैसे वेनेजुएला का तेल इनका तेल कहाँ से हो गया, या ईरान का तेल उनका तेल कहाँ से हो गया, वो वहां के लोगों का तेल है। तो ये जो एक कहते हैं ना कि एक अपना ये मान के रखा हुआ है कि भाई एवरीथिंग दैट इज गुड इन द वर्ल्ड बिलोंग्स टू अस। ठीक है। एनीथिंग, जो कोई भी ऐसी चीज जिससे धन आ सकता है, पैसा आ सकता है, वो हमारे पास होनी चाहिए। तो एक जो कॉलोनियल माइंडसेट जो एक गोरों का रहा है, वो कॉलोनियल माइंडसेट है, एक पहली चीज। अब देखिए इसमें दो फैक्टर जो करंट आप कहते हैं कि अभी ही क्यों, देखिए अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए हैं दो इश्यूज में, और इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू पिछले 2-3 साल से फंसे हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू वहां करप्शन के केस में फंसे हुए हैं, वो जेल जाने वाले थे बाय द वे। ठीक है। लेकिन पहले वो हमास वालों ने हमला कर दिया, उस चक्कर में जो है वो बच गए और वो वॉर चली। जब वो कंक्लूड होने लग गई तो अब ये था कि ईरान वाला करो, नहीं तो फिर देखिए ये फैक्ट्स हैं जो आप जा करके फैक्ट चेक कर लीजिए, आपके जो व्यूअर्स हैं, क्योंकि इंडिया में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी हो गई है कि अगर आप इसराइल के विरोध में, मतलब आप भारत माता के विरोधी हो गए, मतलब बस ये भी बस एक बस बड़ी उस पे समस्या हो आऊंगा गई। सर, उस टॉपिक पे तो आना है, वो मैंने लिखा हुआ है जान ठीक। करके, क्योंकि हाँ, जी कि अब यार देखिए हम इसराइल से हमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे से लोग तो थैंकफुल हैं, इसराइल ने बहुत हेल्प भी की है भारत की, और उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और बहुत सारी चीजें जो भारत की सरकार कर रही है, मैं मानता हूं कि अगर नहीं शोक व्यक्त किया खमेनी के मरने पे, कोई बात नहीं। अगर इसराइल को अगर इस बात से खुशी मिलती है, अगर इफ इट इज सम सॉर्ट ऑफ रीपेमेंट कि हम उस पर शोक न व्यक्त करें, तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम वो नेवल शिप वाले पे तो कर लेते, तो वो भी मेरे ख्याल से आप पूछेंगे ही। ठीक है। आएंगे, हाँ उस हाँ पे आएंगे अभी हाँ। जी। बट मैं ये कह रहा हूं कि अ, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल नहीं है। ठीक। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे इसराइल। हाँ। छोड़िए, अब समझ गए होंगे हमारे व्यूअर्स। हाँ, तो बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल नहीं है। नेतन्याहू के अलावा भी बहुत इसराइल है, और बहुत बड़ा इसराइल है। वहां की जनता जो है वो बहुत ज्यादा है, वहां के जो इंस्टीट्यूशंस है, हमारा जो इसराइल से रिलेशन है वो इंस्टीट्यूशंस का रिलेशन है। वो हमारी इंटेलिजेंस के लेवल पे, डिफेंस के लेवल पे जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका आपस में रिलेशन है। जब हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे, तब इसराइल से हम कैसे बात करते थे? हमको लोग बताते हैं ना कि 1962 की वॉर में उन्होंने हमको मदद की, 71 की वॉर में उन्होंने हमको मदद की, कारगिल में उन्होंने हमें सैटेलाइट डेटा दिया, अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने हमको जो है कि रियल टाइम इंटेलिजेंस सैटेलाइट डेटा अपने जो है सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके हमको दिया। बिकॉज जो बेदू सिस्टम है चाइना का, वो पाकिस्तान को रियल टाइम सैटेलाइट डेटा और इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे थे, तो हमको वो जो डेटा है मैच करने के लिए हमको इसराइलीज ने हेल्प की। लेकिन आप मुझे बताइए 1962 में हम क्या इसराइल को रिकग्नाइज करते थे? ठीक। क्या हम 1971 में इसराइल को रिकग्नाइज करते थे? क्या हमारा हमारे प्रधानमंत्री की आपस में बातचीत होती थी? क्या गोल्डा मेयर की बातचीत इंदिरा गांधी से थी? नहीं थी। तो कौन कम्युनिकेट करता था? हमारे ये इंस्टीट्यूशंस करते थे।
ठीक है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज आपस में कम्युनिकेट करती थी, हमारे डिफेंस के एस्टेब्लिशमेंट आपस में कम्युनिकेट करती थी। तो हमारा इजराइल से रिलेशन ना बेंजामिन नेतन्याहू का बनाया हुआ है, ना बेंजामिन नेतन्याहू के जाने से खत्म हो जाएगा। ठीक। एग्जैक्टली। तो बेंजामिन नेतन्याहू की अपनी प्रॉब्लम्स थी, और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ दो समस्याएं थी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ समस्या सबसे पहली तो एक एप्स्टीन फाइल है, उसके ऊपर आपको पता है हियरिंग भी चल रही है। हिलरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन की अभी परसों जो है वहां पे जो है हियरिंग हुई है, उनसे सवाल जवाब हुए हैं। एप्स्टीन फाइल जो है वो अमेरिकन मीडिया में मर नहीं रही है, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं हो रही, और नहीं होगी, जाहिर सी बात है। जिस इंसान का मेल्स में 500 बार नाम होगा तो कैसे कर लोगे कि मतलब खत्म कर दोगे। और अमेरिकन मीडिया अभी थैंकफुली, मतलब हमारी बहुत कंप्लेंट्स है अमेरिकन मीडिया से, कॉम्प्रोमाइज्ड है। ऐसा नहीं कि बहुत लिबरल और इंडिपेंडेंट है, वो भी अपने जो डीप स्टेट है उनके इशारों पे नाचते हैं, ऐसा नहीं, अपने स्पॉन्सर्स के, अपने फंडर्स के, लेकिन कम से कम एस्टैब्लिशमेंट से क्वेश्चन करने का भरम तो बना के रखा हुआ है उन्होंने। ठीक है, और वो रगड़ते हैं क्वेश्चन, मतलब करते हैं जो भी सत्ता में होता है। जो बाइडन था तो जो बाइडन को भी करते थे, ठीक है, और राइट विंग वाले उनको करते थे, लेफ्ट विंग वाले जो बाइडन को भी, वहां पे भी। देखिए अमेरिका में क्या है, अमेरिका में सिस्टम बड़ा क्लियर है। आपको पता है कि फॉक्स न्यूज रिपब्लिकन है, आपको पता है कि सीएनएन जो है वो डेमोक्रेट है, लेफ्ट है। ठीक। तो वहां पे, हमारे यहाँ पे, वहां पे, अच्छा ये मीडिया हाउसेस वहां पे आपको कभी भी क्लेम करते हुए नहीं मिलेंगे कि हम बहुत इंडिपेंडेंट है, हम बहुत न्यूट्रल है, और हम सत्य के साथ खड़े हैं, हम चौथा स्तंभ है। ये सब आपको वहां नहीं मिलेगा, ठीक। ये सारे दावे हमारे यहाँ मिलते हैं, वहां कभी नहीं आपको ये दावे मिलेंगे। वहां का मीडिया भी इस चीज को लेकर के कि हाँ भाई हम डेमोक्रेट बायस है तो है, सीधी बात है, ओपनली है, हमेशा से है। तो एक दूसरे को क्वेश्चन करते हैं, और ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाए तो वो फॉक्स न्यूज वालों, ये सीएनएन वालों को उठा के जेल में डालना शुरू कर दिया, ये सब नहीं चलता वहां पे। या बाइडन आ जाए तो फॉक्स न्यूज वालों को प्रोसिक्यूट करना शुरू कर दे। हाँ, तो या फिर राज्यसभा वहां की जो होगी वहां पे भेज दिया जाए, वो वाले पर्क्स भी। हाँ, तो यहाँ पे, हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे जो ये इंडिपेंडेंट और सत्य के साथ, हाँ, गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म का जो कीड़ा है हमारे देश में ना, तो गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म ने हमारा बंटाधार किया हुआ है। तो वहां पे वो सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं। एक तो वो उसके लिए प्रॉब्लम, दूसरा ये मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, और ये चूंकि डोनाल्ड ट्रंप की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अंडा, मतलब मैं आप सोचिए, आप यार व्यूअर्स हंसेंगे लेकिन अंडा अमेरिकन चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है कि अंडे के दाम बहुत बढ़ गए हैं अमेरिका में। और क्योंकि एग जो है वो वहां पे जो लोग हैं उनके डेली लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, एग जो है उनके लिए बहुत नेसेसरी खाना है। और उसका दाम जब भी बढ़ता है तो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को दिक्कत होती है, और अंडा इस समय अपनी ऑल टाइम हाई उस पर चल रहा है, ठीक है। और तो वैसे हम हिंदुस्तानियों को तो उस पर उतना हैरान होना भी नहीं चाहिए, हमारे भी देश में प्याज पे सरकारें गिरी हैं, तो लगभग एक जैसी चीज है। और क्या, नहीं, हम नहीं, प्याज पे गिरती तो हम नहीं, हमारे यहाँ एक तो थोड़ा परसेप्शन ये भी है ना कि अमेरिका में जैसे दूध और शहद की नदियां बहती होंगी। अच्छा, हाँ ये भी ऐसी छोटी वहां छोटी पे चीजों सोना में ही थोड़ी खाते वहां हैं पे शायद चुनाव लोग। लड़े और हारे और जीते जाते होंगे। सो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अमेरिका में ये जो चुनाव में, एक तो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, दूसरा एप्स्टीन फाइल को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पे हैं, और उनको एक डाइवर्जन क्रिएट करना था एट एनी कॉस्ट, ताकि लोगों का ध्यान उधर से हटे, महंगाई से हटे। उनको हर तरीके का डाइवर्जन चाहिए। वो आके झूठ बोल के चला गया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार कोई जो है कि हम हाँ वो सबमरीन भी से जो है हमने शिप गिराई है। मतलब अब बताओ, लोगों ने कुछ नीचे ही भी फैक्ट बोल चेक रहे हैं, कर दिए मतलब उसमें 3 बार। कुछ भी करके डाइवर्जन क्रिएट करो। सेक्रेटरी रूबियो कहता है हमने हमला इसलिए किया क्योंकि हमको पता चला कि इजराइल हमला करने वाला है, और अगर इजराइल हमला हाँ करता तो ईरान हम पे रिटेलिएट करता, तो इसलिए हमने। इस कोई लॉजिक का कोई सर पैर है? वो वही है कि गोल पोस्ट जितना बदल लिया है इन्होंने पिछले 4 दिन में, 4 बार तो गोल पोस्ट बदल लिया है। अभी एक और उनके स्पीकर थे, उन्होंने एक बयान दे दिया, उन्होंने बोला कि रेजिम चेंज का हमने ठेका थोड़ी लिया है, हम कोई अमेरिका पुलिसमैन तो है नहीं वर्ल्ड का। तो अब यहाँ पे भी कि भाई तुमने पहले आग लगा दी, उसके बाद तुम बोल रहे हो कि नहीं नहीं हमने थोड़ी कुछ करना है, आप खुद करिए। तो करना क्या है आपको, घोड़ा करना है, चतुर करना है, भाई आप चाह क्या रहे हो, आपका रिजीम चेंज भी इनका मन था या नहीं। तो मैं अगला उसी पे आ रहा था कि ठीक है, इन्होंने जैसे भी किया या तो निपटा दिया अब इन्होंने खमेनी को। अब अभी यूएस जिस लेवल पे खेल रहा है, इजराइल जिस लेवल पे खेल रहा है,
क्या इन लोगों के मुद्दे, अब जैसे एक तो ये टास्क था, वो होता है ना कि आपको ये टास्क एग्जीक्यूट करना है, वो कर दिया। अब क्या दोनों नेतन्याहू और ट्रम्प, अब दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं ईरान को लेकर के, या अभी भी इनके कोई कॉमन इंटरेस्ट है? देखिए, अगर मैं इसराइल एज अ स्टेट की पहले बात कर लूं, देखिए कोई भी देश, देखिए मैं रेजीम चेंज को हमेशा से अपोज करता रहा हूं, आज भी करता हूं, पूरी लाइफ करूंगा। इट इज नो बडीज बिजनेस कि क्या दुनिया कौन में, होते हैं, सही बात है। दुनिया में अब अफगानिस्तान में बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देते, उससे हमको क्या लेना देना? ठीक है, हम अपने पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर लें, वो हमारे लिए पहले ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चल खुद के यहाँ पे कुछ चीजें सिस्टम चल नहीं रहा, हम चले चौधरी बन के अफगानिस्तान में, मतलब वहां पे बच्चियों को पढ़ाने, हमसे क्या लेना देना भाई? ठीक है, तो मैं इसलिए भी हमेशा से इस मोरालिटी के खिलाफ रहा हूं कि भाई हमको मॉरल पुलिसिंग नहीं करनी चाहिए दुनिया में घूम घूम के। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि क्या खमेनेई की रिजीम जाने से मुझे दुख है? मुझे दो पैसे का दुख नहीं है। उसका रीजन ये है कि एक ब्लड थर्स्टी, एक बर्बर, एक क्रूर तानाशाह था, और बहुत ही बर्बर और क्रूर तरीके से उस देश को चला रहा था। एक देश जिसको सत्ता में, अगर वो जनता के सपोर्ट से आया था, जनता उसको लेके आई थी। ठीक, जनता के समर्थन से आपकी सत्ता आई थी, आप आए होते, आप वहां पे, आपके पास ऑयल था, आपके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, आप उस पैसे को लगाते, और आप ईरान को भी आप कतर, कुवैत, दुबई, अबू धाबी और रियाद टाइप का आप कुछ बनाते ईरान को। आपने क्या चालू किया काम? आपने वही शिया रिवाइवलिज्म का काम चालू किया। ठीक, 45 साल से बैठ के रोज हर जुम्मे के खुतबे में मिंबर के ऊपर बैठ करके कि बड़े शैतान को मिट्टी मिला देंगे, छोटे शैतान को मिट्टी मिला देंगे। बड़ा शैतान मतलब अमेरिका, छोटा शैतान मतलब इसराइल, इसको नक्शे से मिटा देंगे, नक्शे से मिटा देंगे। 45 साल से मतलब गाया जा रहा है भाई, जिसको करना होता है वो करता है, वो गाता नहीं है। ठीक, तो आप गाए जा रहे हो 45 साल से, जितना पैसा कमा रहे हो आप सिर्फ हमास बनाने में, हिजबुल्लाह बनाने में, इस्लामिक फिलिस्तीनियन इस्लामिक जिहाद को चलाने में, हुथीस को चलाने में। मतलब कभी इराक में इराक के साथ लड़ गए, कभी किसी के साथ लड़ गए। इराक ईरान वॉर में 10 लाख शिया मारे गए थे ईरान में, 10 लाख ईरानी, जब सद्दाम हुसैन से लड़े थे ये। अभी क्या बैलिस्टिक मिसाइल गिर रही है जो उस समय गिरा करती थी। दोनों तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल ही चलती थी। और दोनों तो तरफ ही शिया थे। हाँ, और उधर, और भाई इराक मेजोरिटी शिया कंट्री थी, भले ही सुन्नी रूल था वहां पे। ठीक है, हम्म। सो 10 लाख ईरानी शिया मारे गए थे, ईरान ने 10 लाख लोग मरवाए थे अपने। तो ये जब से पावर में आए हैं यही काम कर रहे हैं, और कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या मुझे इनके जाने का दुख? इनके जाने का दुख नहीं है, लेकिन मुझे आपत्ति जो है वो आपत्ति इस बात पे है कि भाई अमेरिका कौन होता है? इसराइल का भी जस्टिफाइड है कि यार कोई एक देश है मेरे पड़ोस में बैठा हुआ है, और मुझे पिछले जब से आए हैं सत्ता में, हर चीज मेरे आस पड़ोस में जितनी प्रॉब्लम है सारी इनके क्रिएट की हुई है। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जिसको ये कहते थे, जो कि जिसको बेंजामिन नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशंस में एक्सेस ऑफ इविल कहा था, जिसमें ये सारी जो अलग अलग मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हिजबुल्लाह, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, हमास, हुथीज, ये सारे जो है उसका हिस्सा थे। अब उनको हम संभालें फिर। अब ये, अच्छा जब तक ये हैं स्नेक ऑफ द हेड जिसको कहते हैं, तब तक हम इनको कितना मारते रहेंगे? ये पीछे से पैसा देते रहेंगे, रिक्रूटमेंट कराते रहेंगे, सारा सिस्टम चलता रहेगा। तो भाई तो समाधान है नहीं। आपको भी अंत, मैं कहता हूं कि आपने बहावलपुर में और यहाँ पे आपने हमला किया, आपने इनको मारा, वो कहते हैं ना वो डिस्पेंसेबल फोर्स है। पाकिस्तान में जो, आप समझ लीजिए कि 4 करोड़ बच्चा ऐसा है जो स्कूल नहीं जाता। 4 करोड़ बच्चा ऐसा है जो स्कूल नहीं जाता, मतलब स्कूल नहीं जाता मतलब वो मदरसे भी नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं कि स्कूल नहीं जा रहा तो मदरसे जा रहा है, मदरसे भी नहीं जा रहा है। तो जिस देश में 4 करोड़ बच्चा मदरसा भी नहीं जा रहा है, स्कूल भी नहीं जा रहा है, यानी कि वो निखट अनपढ़ बनेगा, उसको अंगूठा लगाने वाला जो है वो बनेगा वो। तो आप मुझे बताइए कि ऐसे देश के पास कभी कोई आतंकवादियों की सप्लाई की कमी होगी? आप मुझे समझा दीजिए, कितने मारेंगे आप? तो हम इसलिए कहते हैं कि वेन एवर यू हैव टू टारगेट, हम ये कहते थे कि आपको जब भी टारगेट करना है, आपको टारगेट करना पड़ेगा जीएचक्यू रावलपिंडी, आपको इनके मिलिट्री कोर को। टारगेट्स को टारगेट करना पड़ेगा। जब फौजी मरेगा, जब जनरल मरेगा, जब ब्रिगेडियर मरेगा, तब इनको समझ में आएगी कि यार पैसा तो हम दुबई में घर बना रहे हैं मौज करने के लिए, यहाँ तो हम मरने लग गए।
तब ये इन पे रोक लगाएंगे। और आप देखिए गवर्नमेंट का क्या वो था कि नहीं, हम नॉन मिलिट्री टारगेट्स, नॉन एस्केलेटरी वॉर, पता नहीं क्या क्या तो नए नए टर्म ढूंढ के ले आते हैं ये। हाँ भाई, वॉर बाई नेचर एस्केलेटरी होती है, नॉन एस्केलेटरी वॉर क्या होती है? ठीक, तो एस्केलेट करते करते वो 4 दिन में कहां पहुंच गई थी आपको भी पता है, हमको भी पता है। ठीक है, 72 घंटे में कि भाई आपको नूर खान एयर बेस से लेकर के उनके भुलारी एयर बेस से लेकर के आपको सारे उनके मिलिट्री टारगेट्स एंगेज करने पड़े। ठीक, तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि जो आपकी ये ईरान इसराइल के लिए तो जरूरी था ये कि भाई ये वॉर होनी है और उनको करना जरूरी था। और जब तक ये रेजिम रहेगी ये इसराइल को चैन से बैठने भी नहीं देंगे। ये अगर इसराइल के साथ पीस कर लेते हैं कि ठीक है तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम ईरान के आयतुल्ला है, हमारा मतलब ईरान से है, हम अपना ईरान को देखेंगे। इसराइल को क्या पड़ी थी? इसराइल कभी पुश ना करता। अमेरिका की जो डीप स्टेट है, अमेरिकन जो सीआईए, जो आज की सीआईए है, जो उसकी बेनिफिशियरी नहीं है उस ऑयल रेवेन्यू की जो कभी पहले की सीआईए हुआ करती थी, तो वो नहीं चाहते थे ये वॉर। ठीक, उनको पता था कि ये वॉर जो है ये इसलिए ये कि इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू 1998 से पुश कर रहे हैं इस वॉर के लिए, 1998 से पुश कर रहे हैं और आज तक लगा हुआ था वो आदमी। और उन्होंने खुद बोला ये चीज अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये मेरा 40 साल पुराना विजन था, मेरा सपना था, जो प्रेसिडेंट माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा किया है। ठीक है, तो यानी कि बिल क्लिंटन ने भी मना किया ईरान के ऊपर वॉर के लिए, ही रिफ्यूज्ड। जॉर्ज बुश ने मना किया, ही रिफ्यूज्ड। बराक ओबामा ने रिफ्यूज किया, ही रिफ्यूज्ड। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पहले टर्म में रिफ्यूज किया, फिर जो बाइडेन ने रिफ्यूज किया। मतलब लास्ट में सोचिए कितने प्रेसिडेंट्स ने मना किया, उसके बाद ये करा लिया। कैसे करा लिया उसका जवाब मैंने आपके पहले सवाल में दे दिया कि भाई इस समय उनको भी जरूरत है। ठीक है, डाइवर्जन चाहिए। ठीक है, वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और दूसरा एक तो सऊदी पुश भी आया है, क्योंकि सऊदीज का भी तो सबसे बड़ा थ्रेट तो इन्होंने ईरान के साथ प्रॉब्लम क्या है, ईरान ने तो सबके साथ ही दुश्मनी ले रखी है वहां पे। वो ये कहता है कि ये जितने भी ये शेखडम्स हैं वहां पे, जितने भी अरब शेख हैं, क्या ये तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के टॉयलेट क्लीनर्स हैं। मतलब इस तरह की तो भाषा से प्रयोग करता है वो इनके लिए। हम सोचिए जो जो कस्टोडियन है ग्रैंड मतलब होली मॉस्क का, जो अपने आप को मानता है कि भाई सुन्नियों का खलीफा तो हम ही है, शियाओं का आयतुल्ला हो चाहे ना हो, सुन्नियों के तो हम है, उसको तुम टॉयलेट क्लीनर बोलोगे? हाँ, तो वो ऑफेंड तो होगा ही। और तुम उसके बॉर्डर पे हुथीस को एम्बोल्डन करोगे यमन में, और अरामको के ऊपर मिसाइल मारोगे, बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करोगे। अच्छा, इस कॉन्फ्लिक्ट में तो बैलिस्टिक मिसाइल आके गिरी है रास तमूरा में, वो तो सबको दिख रहा है। आपको पता है पिछले 10 साल में हुथीज ने कितनी बार अरामको के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल फायर की है? दर्जनों बार की है उन्होंने। ये प्रॉब्लम है ईरान के साथ भी। सो इनका इजराइल का तो इजराइल की वॉर जस्ट है अपनी जगह पे। ठीक, लेकिन उस वॉर का जो चेहरा है वो गड़बड़ है, जो बेंजामिन नेतन्याहू है। ठीक है, फेस ऑफ द वॉर इज द रॉन्ग, मतलब ही इज द रॉन्ग पर्सन टू रिप्रेजेंट दैट वॉर। वॉर इज जस्ट, वॉर इज जस्टिफाइड। ठीक है, एंड दिस वॉर कुड हैव बीन अवॉइडेड बाय नन अदर देन ईरान। इस वॉर को अगर कोई टाल सकता था तो ईरान टाल सकता था, लेकिन ईरान ने पिछले 20 साल में ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे ये लगे। लोग कई बार ना ईरान की मोहब्बत में बहुत बह जाते हैं और कई बार लोग इसराइल की मोहब्बत में बहुत बह जाते हैं। ठीक, यार भाई गलती दोनों ने करी है, ईरान ने ज्यादा करी है इसलिए ईरान भुगत रहा है। ठीक, और ऐसा नहीं कि इन्होंने बदमाशियां कम की हैं, इन्होंने भी बदमाशियां की हैं, बहुत बदमाशियां की हैं अमेरिका ने। अमेरिका का तो काम ही वही है, वो तो जिस खेल में पड़ा है, जिस डील में पड़ा है, अगर इसराइल और ईरान आपस में बैठ के डील करते तो ये डील हो भी सकती थी। लेकिन वहां पे गलती ईरान की है, वहां गलती ईरान की है। ईरान तैयार नहीं हुआ कि भाई हम तो इस शैतान के साथ, बड़े शैतान के साथ बैठ जाएंगे, छोटे वाले के साथ नहीं बैठेंगे। ठीक, ये उनके साथ एक प्रॉब्लम है। मतलब कहते हैं ना कि जब आप बहुत ज्यादा मजहबी उन्माद में बह जाते हैं ना, तो जो सबसे पहली चीज आपका साथ छोड़ती है वो होती है अकल।
जीडी बख्शी सर उस चीज पे बोल रहे थे, जो उनका एक क्लिप बहुत ज्यादा जो चल रहा है, जो जापान का वो एग्जांपल दे रहे थे कि भाई उन्होंने गिराया भी एटम बम तो उन्होंने टोक्यो पे थोड़ी गिराया, कि आप बात करने को कोई तो छोड़ो, अभी तो आपने सारी टॉप लीडरशिप लगभग मार दी और आप उस पर बड़ा प्राउड फील कर रहे हो, दिखा रहे हो कि हमने नेवी वाला भी मार दिया, टॉप का ये भी मार दिया, वो भी मार दिया। अब आपने एक तरीके से उनकी फौज जो है, उनके लड़ाके जो हैं, उनको आपने छुट्टा सांड कर दिया है। इसीलिए अब वो भाई वो यूएई पे भी बम मार रहा है, वो सऊदी पे भी मार रहा है, बहरीन पे, सब पे मार रहे हैं। तो अब इसका अंत क्या है? अब कैसे, अब अगला क्या होगा? अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड करेगा क्या अब स्थिति में है, या फिर अब इसको रोका कैसे जाएगा? और ये वाला जो पूरा गेम हुआ है कि पूरा मिसाइल विसाइल मार के उन्होंने एक तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही उन्हें कंट्रोल करना था, इसका अब क्या इफेक्ट आएगा दुनिया पे और खास करके भारत पे? देखिए वो उनको वहां पे कोई बात करने के लिए चाहिए भी नहीं, उन्हें बात करनी ही नहीं किसी से। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली, ये प्रोजेक्ट मैंने डिफेंस ऑफिस के ऊपर इसके ऊपर कुछ 5-6 महीने पहले वीडियो बनाया था। मैंने उसमें कहा था कि मैं कहा ईरान में रजीम चेंज होगी, बट वो रजीम चेंज ऐसी नहीं है जैसा आपको लग रहा है कि भाई इसको उठा के किसी और को बिठा दिया। मैंने कहा वो नहीं है। मैंने कहा ईरान का बेसिक जो प्रोजेक्ट है, वो सबसे पहला जो स्टेज है वो है उसको बल्कनाइज करना, यानी कि उसको छोटे छोटे, हमको एक इतना बड़ा ईरान नहीं चाहिए, हमको 4-5 छोटे छोटे ईरान चाहिए, जो कि सब छोटे छोटे अलग अलग मैनेज हो जाए। ठीक। तो जो कुर्द बहुल एरिया है, वहां पे कुर्दों को बिठा करके वो एक ऑटोनोमस टेरिटरी कुर्दों की बना दी जाए। जहां पे अजरी ज्यादा है वहां अजरियों को बिठा दिया जाए। सिस्तान प्रोविंस जो है बलूचिस्तान का, जहां पे सुन्नी बलोच है, उनको एक उनका इंडिपेंडेंट सॉवरेन बलूचिस्तान, सिस्तान में एक इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान का एरिया दे दिया जाए, जहां पे वो सुन्नी अपना मैनेज करे। और ये जो रजीम है, इसको तेहरान और इसके जो आसपास के जो इनका इन्फ्लुएंस जोन है वहां तक लिमिटेड किया जाए, तो ये एक छोटा सा ईरान बचेगा फिर। तो ये छोटा सा ईरान बचेगा, तो हम इस छोटे से ईरान को जब चाहेंगे तब ठोक जाएंगे। अभी क्या है कि अभी अभी नहीं पता चल रहा कि मिसाइल कहाँ से चल रही है, इतने बड़े लैंड मास को हम मॉनिटर करें, इतने बड़े उसको मैनेज करें, कोई जरूरत नहीं करने की। ये हम अपने एजेंट्स बिठा देंगे जो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के हैं यहाँ पे, जो कि जिनको ईरान ने परसिक्यूट बहुत किया बाय द वे। ठीक है, इनके साथ बहुत ज्यादतियां भी की हैं ईरान ने। कुर्दों को जिस तरह से, कुर्द तो बेचारे ऐसे है ना कि मतलब सीरिया में सीरियंस मारते हैं उनको, हर तुर्की में जगह ही तुर्क मिलता है। मारते हैं। ठीक है, जब तक सद्दाम हुसैन था वो मारता था इनको, और ईरान में जो है ये ईरानियन मारते हैं। बेसिकली ये वही किया जा रहा है, इनका प्लान यही है कि इनको ऑक्यूपाई करके रखो। जो बेसिकली ईरान का प्रोजेक्ट था कि इनको फंसा के रखो हिजबुल्लाह में, हुथीज में, इसराइलीज को, हिजबुल्लाह, हुथी, पैलेस्टीनी इस्लामिक जिहाद, हमास, इनको इतने फ्रंट्स पे एंगेज रखो कि इनको फुर्सत ही ना मिले कि हमारी तरफ सोचे भी कभी। तो अब बेसिकली ये रिवर्स उनो हो गया है। इसराइल कह रहा है हम इनके यहाँ इतने फ्रंट खोलो डोमेस्टिक, कि ये चले ईस्ट में बलोचों से लड़े, नॉर्थ में चले कुर्दों से, अजरियों से और इनसे लड़े, और इस तरह के अलग अंदर फ्रंट खोल दो। और उनके अपने लोग और अपने एजेंट्स तो हैं ही है वहां पे। तो जब ये इतने फ्रंट्स पे, और देखिए ईरान की जो अंदर की डोमेस्टिक फोर्सेस हैं वो बहुत पावरफुल और बहुत मजबूत हैं। जैसे बसीज फोर्स है या आईआरजीसी है, इनके पास अगर आप इनकी जो टोटल कैपेसिटी देखें तो वो 10 लाख से ज्यादा जाती है। इनके जो टोटल अलग अलग मिलिशियाज है, या इनकी जो लॉ एनफोर्समेंट, इन्होंने जो रेजीम की लॉयलिस्ट है, जो ईरानियन गवर्नमेंट की लॉयलिस्ट नहीं है। सो अब इन सबको अलग अलग डिवाइड करो और फिर इनको एयर सपोर्ट दो, जो हमारे ये मिलिशियाज ग्राउंड पे लड़ रहे हैं अलग अलग एथनिक ग्रुप के। तो ये जो आप कह रहे थे ना कि बात किससे करनी है, बात नहीं करनी है, बेसिकली उसको इराक बना के रखना है, इसे लीबिया बना के रखना है। लीबिया में आज तक सिविल वॉर चल रही है ना, लीबिया में कौन सी गवर्नमेंट है? लीबिया में एक गवर्नमेंट वो है जिसको लोग मानते हैं, और एक गवर्नमेंट वो है जिसको यूएन मानती है, बताइए। मतलब लीबिया में ये हाल है, और दोनों आपस में प्रॉपर वॉर चलती है। इंडियन मीडिया कवर नहीं करता है, मैं आपको बताऊं, रेगुलर वॉर चलती है। मतलब वहां वॉर बंद ही नहीं हुई, आज तक बंद नहीं हुई है, सिविल वॉर आज तक चल रही है। तो बेसिकली उसको लीबिया बना के रखना है कि ये सब आपस में एक दूसरे से लड़ते रहें। ठीक है, जो अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का असलहा बिकता रहेगा। मसला और बेहतर इस मेहम में, इस क्योस में, जो वहां का तेल है वो वो बेच हम करके निकालते हैं। उस मेहम को हम फाइनेंस करते रहेंगे अलग अलग ग्रुप्स को। ठीक है, तो बेसिकली ये है ओवरऑल प्रोजेक्ट।
और आपको बताऊं, जब इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जोन्स क्रिएट होते हैं ना, तो एक पेरिफेरी डॉक्ट्रिन होती है जिसके मैं कई बार बात कर चुका हूं अपने चैनल पे, कि जिस भी रीजन में या जिस देश में डिस्टरबेंस क्रिएट करनी होती है, सबसे पहले उसके बॉर्डर पे या उसके पड़ोस में डिस्टरबेंस क्रिएट की जाती है, सीधा उस देश में नहीं की जाती। मैं जो अमेरिका मैं इतना एंटी अमेरिकन कहा जाता हूं कि मैं बहुत एंटी अमेरिकन हूं, ये इसका रीजन है क्योंकि मुझे वो पेरिफेरी डॉक्ट्रिन दिख रही है अपने यहाँ। पहले आप श्रीलंका में रेजीम चेंज कराते हैं, फिर आप बांग्लादेश में बांग्लादेश रेजीम में, चेंज कराते हैं, फिर आप नेपाल में, ठीक है, पाकिस्तान में आपने पाकिस्तान तो लाके तुम्हारा है बिठाया, ही। इस मुल्ला जनरल को आपने बिठाया, ठीक, आपने यहाँ पे रेजीम चेंज किया पाकिस्तान में। आपने अगर हमारी चारों तरफ पेरिफेरी के अगर आपने रेजीम चेंज कर दिया है, तो हमें पता है कि आप डिस्टरबेंस कहाँ क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक। आप भूटान में तो डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करना चाह रहे ना, तो जी। हमें पता है। तो ये बेसिकली जब ये सारी डिस्टरबेंस क्रिएट होगी, तो वहां से बैठ करके वहां पे इकोनॉमी खड़ी होती है, जहां पे से अभी लीबिया है। लीबिया दुनिया की सबसे बड़ी आर्म्स की इंडस्ट्री है। इराक है, इराक सेक्स ट्रैफिकिंग की सबसे बड़ा हब है दुनिया का इस समय। 4 6 6 साल की 7 7 साल की बच्चियां बेची जाती हैं वहां पे। कौन खरीदता है? यही आइपस्टीन जैसे घटिया लोग। और आइपस्टीन के क्लाइंट कौन है आप जानते हैं? वही डीप स्टेट के, वही बिजनेसमैन, वही S&P 500 और फॉर्चून 500, यही जितने हैं दिमाग से, मतलब कहते हैं ना कि भाई पैसा बहुत हो गया है और दिमाग जो है वो सड़ चुका है। सर एक चीज इसमें मजेदार, जो आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, और इस वॉर में भी थोड़ा सा एक वो एक कचरा भी खेलेगा वाला एक पॉइंट आया। इसराइल वॉर रूम एक ट्वीट करता है, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान की तरफ से एक वो आया था कि भाई हमारी सऊदी के साथ उस तरीके की डील है कि उनपे कोई अगर अटैक करेगा तो हम उनके, वो हमारे। अब बेचारे फंस भी जाते हैं क्योंकि यहूद के तो एंटी रहना है, तो इधर प्रो ईरान हो जाते हैं। अब ईरान ने सऊदी पे भी बम बरसा दिए, तो यहाँ ये बीच में फंस गए। तो इसराइल वॉर रूम सटायरिकली वो ट्वीट किया था उन्होंने, जो भी किया था, कि हो सकता है आगे फ्यूचर में ये सब मिलकर के, बहरीन, कुवैत, सऊदी, यूएई, पूरा जिसमें पाकिस्तान भी होगा, ये सब मिलकर के ईरान से लड़ेंगे। तो अब उन्होंने तो चलो कर दिया इसराइल वालों ने सटायर में। भारत इसको किस तरीके से देखे? क्या इसे सीरियसली लिया जा सकता है कि एक ये गठबंधन, कोई सा भी गठबंधन है या ठगबंधन बनने का, इसराइल पाकिस्तान जो बन रहा है, और इस पे ऊपर इनका एक बाप बैठ जाएगा जो वो, जो दोनों को ऐसे डिक्टेट कर दे। एक को तो वही है ना, एक को तो सीधा डिक्टेट ही करेगा कि बैठ तू इसराइल के साथ, बोल दिया मैंने। तो क्या भारत को इसमें चिंता करने की जरूरत हो सकती है कि ये किस तरीके का नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा देखिए, पाकिस्तान की बहुत पुरानी ख्वाहिश है इसराइल के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की। पाकिस्तान की बहुत पुरानी ख्वाहिश है कि इसराइल के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हों। पाकिस्तान की बहुत पुरानी, पाकिस्तानी आवाम की नहीं, पाकिस्तानी डीप स्टेट की, वहां की फौज की, वहां की स्टैब्लिशमेंट की। खुर्शीद कसूरी वहां पे फॉरेन मिनिस्टर थे। मिलिट्री डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ, जो कि आर्मी चीफ भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, पता नहीं क्या क्या ही थे वो, ठीक है। तो उन्होंने खुर्शीद कसूरी को भेजा था मोसाद के साथ मीटिंग करने के लिए, और उन्होंने अपनी किताब में लिखा, नीदर डॉव नॉर अ हॉक। वो किताब आप पढ़िए, उसमें उन्होंने लिखा है कि हम इस्तांबुल पहुंचे और इस्तांबुल एयरपोर्ट की सारी लाइटें बंद कर दी गई और मोसाद वाले आए, और मैंने खुद परवेज मुशर्रफ के कहने पे हम गए वहां, हमने मोसाद वालों के साथ मिले, हम वहां बात की। और वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। मैं आपको बहुत रिसेंट दे देता हूँ, आप यूट्यूब पे निकाल लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। हामिद मीर को आप जानते होंगे, पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, न्यूज एंकर हैं। उसामा बिन लादेन के 2 2 3 3 इंटरव्यू किए उन्होंने। हामिद मीर जियो न्यूज पे कैपिटल टॉक नाम का प्रोग्राम करते हैं। हामिद मीर ने पब्लिकली पब्लिकली ये बात बोली है, जिसका वीडियो पड़ा हुआ है, अगर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, कि जनरल बाजवा हमको बुला करके बोलता था कि तुम लोग इसराइल के खिलाफ क्यों बात करते हो। कहते हम लोग इसराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाना चाह रहे हैं, हम उनके साथ अच्छे रिश्ते करना चाह रहे हैं, और तुम लोग इसराइल के खिलाफ बकवास करते हो बैठ के, और तुम लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, तुम लोग माहौल बना रहे हो कि हम इसराइल के साथ हमारे रिश्ते अच्छे ना हो। ये जनरल बाजवा की स्टेटमेंट थी, जो अभी 2 साल पहले तक आर्मी चीफ था, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई हिंदुस्तानी कह रहा है, ये हामिद मीर कह रहा है। ये बहुत है? तो पुरानी क्या इनकी ख्वाहिश है।
मतलब इसमें भारत को इसको सीरियसली लेना चाहिए या फिर ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह जाएगी, ये क्या लगता है? देखिए, इजराइल अलाउ नहीं करेगा कभी। ये तो भिखारी तैयार ही है जाने के लिए। ये हुकुम तो दे। पूरे मैटर में एक जो एक दूसरी वर्ल्ड पावर जिसे हम कह सकते हैं वो एकदम शांत बैठा है इस समय, चीन। वो अभी ये तूफान से पहले का सन्नाटा है या क्या है? एक अभी एक न्यूज आई थी जब ईरान ने बोला कि हाँ भाई केवल चीन के हम जहाज गुजरने देंगे तेल वाले उससे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। क्यों ये शांत बैठा है? और एक एंगल ये भी आ रहा है कि सब कुछ चीन को ही डिस्टेबलाइज करने के लिए है। चाइना का इस पूरे में क्या एंगल है? क्योंकि ईरान से तो ठीक ठाक रिलेशन है, उनके इन्वेस्टमेंट भी है अच्छी खासी, तो क्यों फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे वो? देखिए, चीन जो है ना, चीन होम्योपैथी दवा है। ठीक है, उसको खाने का फायदा कुछ नहीं तो नुकसान भी कुछ नहीं। ठीक है, तो चीन कुछ नहीं करेगा। आपको लगता है कि चीन कहीं जाएगा, चीन कहीं खड़ा हो जाएगा, चीन जाके हथियार देना शुरू कर देगा, चीन जाके वहां लड़ना शुरू कर देगा? हमारा भी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे उन्होंने सैटेलाइट सपोर्ट ही और इंटेलिजेंस सपोर्ट ही तो दिया ना, टेक्निकल सपोर्ट दिया ना, मैन पावर और ये सब तो नहीं दिया। तो चीन उनको हथियार हथियार कुछ दे देगा, कुछ दे देगा चीन, बट खुद कहिए कि अपनी नेवी या अपनी आर्म्ड फोर्सेस भेजे, वो काम वो कभी नहीं करेगा। चीन, चाइना विल फाइट ओनली इट्स ओन वॉर्स। ठीक है, वो अपनी तैयारी कर रहा है, उसको ताइवान की बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। ठीक है, तो जो कि मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी लड़ाई होने भी वाली है वो ऐसे, क्योंकि जो चाइना की जो टेक्नोलॉजी और मिलिट्री माइट, मतलब जो गैप बढ़ गया है ताइवान और चाइना के बीच में, मुझे नहीं लगता है कि वो कोई इतना बड़ा इशू होने वाला है। बट फिर भी चाइना को लड़ना भी है तो चाइना अपनी वॉर्स लड़ेगा। चाइना कभी भी दूसरों की वॉर्स नहीं लड़ने जाएगा, और चाइना इज एन एजिंग कंट्री। ठीक है, बुढ़ों का देश है वो। तो लॉस ऑफ मैन पावर तो वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। झेल हाँ, नहीं सकते। अमेरिका में एक तो ये है ना प्रॉब्लम कि अ, अमेरिका में तो एक तो दिक्कत ये है कि वहां का जो अमेरिकन फौजी है, वहां पे लोग बॉडी बैग से डरते हैं। ठीक है, कि भाई वो एक दो चार बॉडी या छह बॉडी या 10 बॉडी अगर और आ गई तो पूरे ये अमेरिका में जो है माहौल बन जाएगा। नेक्स्ट में नेक्स्ट में हम्म। उसी पे आ रहा था अगला कि हम्म। ये जो चाह रहे थे कि ईरान में एक सिविल वॉर या रेवोल्यूशन करा दें, स्थिति ऐसी बन रही है। आज वो आपने ये वीडियो देख यार लिया वो होगा अभी का है यार वो वहां का, मेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस है पुलकित। मैं कह रहा हूँ ना कि ये वॉर कोई आज ये बोल के अमेरिका की ख्वाहिश होगी कि हम 5 दिन में करके निपटा के चले आएंगे, वो ऐसा नहीं होता है। ये मतलब इस तरह की जो सिविलाइजेशनल स्टेट्स होती हैं, और ये तो सिर्फ सिविलाइजेशनल नहीं है, आइडियोलॉजिकल भी है साथ में। ठीक है, और एक ऐसी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है जहां पर, जैसे मैंने आपको प्रोग्राम स्टार्टिंग बताया, जो शहादत में जिसका शहादत से बड़ी हम्म। ग्लोरिफिकेशन है ही नहीं किसी चीज की। ठीक है, हम्म। सो ये तो बहुत ही डिफरेंट ही टाइप का स्टेट है। तो इसको आप नहीं, मैंने पहले ही जब ये कॉन्फ्लिक्ट हो नहीं हुआ तभी मैंने कहा था ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा तो ये महीनों चलेगा, और एक लॉन्ग वॉर होगी, और जिसके लिए अमेरिका को, और ये लॉन्ग प्रोजेक्ट होगा। आप धीरे धीरे आप इनको प्रॉप अप करोगे, ईरान को वीकेंड करोगे। ठीक है, मतलब सलामी स्लाइसिंग करोगे, थोड़ा एरिया कैप्चर करोगे, फिर थोड़ा और करोगे, फिर अपने मिलिशियास को आगे पुश करोगे। वहां पे फिर स्टेशन बनेंगे सीआईए के, फिर वहां ऑफिसर्स बैठ के मोसाद वाले सीआईए वाले ऑपरेशंस रन करेंगे, सबोटाज करेंगे। वो चलेगा अभी, ये अभी तो शुरुआत है। क्या? इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। हाँ, तो यही पूरा क्या अमेरिका ये अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि आज हमने वो एक्समेरीन का एक वीडियो देख लिया, उसने मीटिंग के बीच में वो सेनेटर उठ के बोलने लगा, और वो ये वाला फैक्टर अगर और डेवलप होता है तो कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका में ही, जैसा कि आपने बताया कि भाई मिड टर्म तुम्हारे आने वाले हैं, ऐसा नहीं है हम्म। डेमोक्रेट्स भी पुश करेंगे थोड़े लोगों को, हम्म। तो क्या पता तुम्हारे यहाँ जो रेवोल्यूशन तुम कहीं और कराना चाह रहे थे तुम्हारी सड़कों पे हो जाए। तो क्या अमेरिका में भी एक्शन देखने को मिल सकता है? वहां के भी लिबरल और वोक अगर खड़े हो गए? यार देखो, अमेरिका की ट्रेजेडी ये है ना कि डोनाल्ड ट्रंप को एक चीज तो पता है कि उनका भी लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो राहुल गांधी ही है, मतलब चक शूमर जो है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा लीडर ऑफ अपोजिशन चक शूमर है तो बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है भी नहीं वैसे। ठीक है, तो ये एक उनका एडवांटेज है। हाँ, बॉडी बैग से अमेरिकन मीडिया में तो भाई बनेगा माहौल, और वहां पे अमेरिकन डरते बहुत हैं।
और वॉर में होता ये है कि एक तो अमेरिकन सोल्जर्स पीटीएसडी के शिकार बहुत जल्दी होते हैं, हाँ, और सुसाइड तो सुसाइड कर लेते हैं वो लड़के आते हैं, तो उनका ट्रॉमा इतना होता है उनको। देखा जाए तो सर ये इनके लिए तो सही है ना कि भाई तुम अगर एक एवरेज अमेरिकन, हम उसे वो कह लें या कोई भी, वो कह तो सही रहा है यार, वहां तुम किसी और की लड़ाई लड़ रहे हो, इसराइल की लड़ाई में कोई अमेरिकन माँ अपना बच्चा खोए तो उसका तो क्या अरे है, वो तो यार फिर देखो, पीटीएसडी भी होगा। देखो और ये ना कहने को बात बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, ये तो अमेरिका की लड़ाई है नहीं। यार अमेरिका किसका है? हु ओन्स अमेरिका? जमीन तुम्हारे पास है तो तुम, अमेरिका तुम्हारा हो गया? अरे बैंक उनके हैं, बिजनेसेस उनके हैं, पैसे सारे उनके हैं, हेज फंड सारे वो चला रहे हैं, आईटी इंडस्ट्री तुम्हारी सारी वो रन करते हैं, सब कुछ तो उनका है, तुम्हारा है क्या? ये मैं जवाब बस दे ये देता बात हूँ, कोई एड्रेस कोई यहूदी नहीं एड्रेस बोलेगा। करनी पड़ेगी ये चीज ओपन में। नहीं नहीं, जो आपने जवाब दिया हाँ ना, ये बात अगर तुम हाँ एड्रेस कर लोगे अमेरिकन पब्लिक के सामने, तो फिर हाँ, तो वो बोतल से बाहर ही आ गया जिन, फिर तो सब कुछ ही खत्म की। ठीक देखो है, हम तो तो पहले से जूस तो कह रहे थे यही चला रहे तो हैं। हाँ, जूस तो कभी बोलेंगे नहीं कि हम ही चलाते हैं। हम्म। भाई मैं बता देता हूँ ना भाई, वही चलाते हैं, वही ओन करते हैं तुम्हारा देश, और बताओ। उन्होंने ही बनाया है, वही चला रहे हैं तुम्हारी इकोनॉमी, तुम्हारे ये फाइनेंशियल। जरा कभी डेटा निकालना कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनका जो स्टाफ है, इनमें से हम्म। जूइश स्टाफ कितना है, जरा पता करें कि ये जितने हेज फंड है। ब्लैक रॉक कौन चलाता है? अभी तो जियो के साथ पार्टनरशिप भी हो गई, बाय द वे, मुंबई भी आए थे वो। हाँ ठीक हाँ, है, अभी तो सीधा ठीक है, सीधा जियो शेयर वर्ल्ड मार्केट सेंटर में में। है अब। हाँ, अब तो यही है वो इस वाले कौन, टॉपिक। तो वो कौन नहीं, वो ब्लैक रॉक किसका है? ये रॉथस्चाइल्ड कौन है, जो कि और ब्रिटिश एम्पायर मजेदार को चीज, लोन देते हैं? एक और मजेदार चीज देखिए ना सर, दोनों तरफ से बैटिंग उधर से ही होती है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो नाम चलता है कि भाई जॉर्ज सोरोस, जॉर्ज सोरोस, वो कौन है फिर? वो कौन है? मतलब इधर से भी चाटा वही मार रहा है, लेफ्ट गाल पे भी और राइट गाल पे भी आपके, और आप यार फिर भी देखो, कह रहे हो मैं कि तुमको भाई एक चीज भाई, बता तब देता हूँ, कैसे ये करें? रॉथस्चाइल्ड जो है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारे व्यूअर्स को समझ में आ जाएगा। ये जो रॉथस्चाइल्ड है, रॉथस्चाइल्ड अमीर कैसे बने इतने? जब नेपोलियन और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में लड़ाई हो रही थी, ठीक है, तो रॉथस्चाइल्ड जो फ्रांस में बैठा था, पेरिस में बैठा था, वो नेपोलियन को फंड कर रहा था, स्पॉन्सर कर रहा था। और जो लंदन में बैठे हुए भाई थे, वो इसको स्पॉन्सर दो, ब्रिटिश एम्पायर को और कर एक रहे ही थे। बाप ने सारे भेजे थे वो। ठीक है, दुनिया में जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, बड़े प्लेयर्स हमेशा दोनों तरफ से खेलते हैं। दोनों तरफ से। ठीक, जीत हार बेवकूफों की होती है। जो बड़ा प्लेयर है ना, वो सिर्फ जीतता है। वो काले घोड़े पे भी पैसा लगाता है, सफेद पे भी लगाता है, पीले पे भी लगाता है, नीले पे भी लगाता है, वो सारे घोड़ों पे पैसा लगाता है। जो जीत जाता है वो घोड़ा उसका हो जाता है, तो यानी कि वो तो जीत के ही निकलेगा। ठीक, तो ये है सिस्टम उनका। रॉथस्चाइल्ड ने अपना फॉर्च्यून वहां से बनाया था। तो ऐसा नहीं है कि यार वो, जिन भी अमेरिकन को ये है ना कि ये यहाँ पे ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, भाई तुम्हारा पूरा देश वही ओन करते हैं, वही चलाते हैं। तुम्हारा स्टॉक मार्केट जो है, तुम्हारा स्टॉक मार्केट वो कल चाहेंगे कल क्रैश करा देंगे। तुम्हारी पूरी मीडिया ओन करते हैं, तुम्हारा पूरा हॉलीवुड ओन करते हैं, वो मीडिया हाउसेस सारी वही ओन कर रहे हैं, एक दो को छोड़ दो। और जिन भी मीडिया हाउसेस को तुमको लग रहा है ना कि यार इसमें तो ये फला वेंचर कैपिटल ओन करती है इतना, ये फला एलएलसी वो ओन करती है, वो कौन ओन करता है, जाके वो पता करो। वो कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, वो हो रहा है। जैसे आपने स्टार्ट में बोला कि यार इजराइल भारत दोस्ती व डिप्लोमेटिक रिलेशन जो भी होगा आपकी हम्म सरकार देखेगी। आज नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, इससे पहले मनमोहन सिंह थे, उससे पहले अटल जी थे, कल कोई और आएगा, स्टेट स्टेट को देखेगी। लेकिन हम्म। एक नैरेटिव जो बहुत स्ट्रांग ये वाला चल रहा है, आपने जो बोला था कि इजराइल से प्रेम, हिंदू यहूदी भाई भाई, ये कैसे हो वाला, सकता है? और इस एग्जैक्टली exactly, और आप देखिए एक तरफ आप उन लोगों का मजाक उड़ा रहे हो कि ये देखो ये लखनऊ में और कश्मीर में छातियां पीट रहे हैं, तुम्हारा क्या लेना देना खमेनी से, ये वो। बिल्कुल सही बात है भाई, यहाँ का जो शिया मुसलमान है या सुन्नी है, उसको लेना देना वैसे हो सकता है रिलीजियस लेवल पे, बट आंसू नहीं बहा उस पे, चलो मान। तो भाई फिर हमारा क्या लेना देना एज सिविलाइजेशनल हिंदू? मैं क्यों उससे भाईगिरी, और वो भी एक अब्राहमिक कल्ट से, भाई है तो वही ना। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, और अचानक से वाला सेंटिमेंट बढ़ गया है, ये क्यों है? क्या इसको मतलब कैसे बताया जाए लोगों को इस पर?
कि भाई आप कौन से जोन में जा रहे हो, जबरदस्ती की भाईगिरी पालना, और वो भी किसी ऐसे से जिससे आपका मतलब दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। देखिए, मैं हमेशा से इसराइल के साथ दोस्ती का बहुत स्ट्रांग मतलब सपोर्टर रहा हूँ। ठीक है, आज भी हूँ। इसराइल के साथ दोस्ती होनी चाहिए, स्ट्रैटेजिक लेवल पे हमारे फायदे की चीजें हमें करनी चाहिए। ठीक है, हमको टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी मिलेगी, लेकिन हमको इसराइल से मिल जाएगी, बाकी कहीं से तो मिलनी भी नहीं है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है मेरा इसके पीछे। दूसरा, रिलीजियस लेवल पे हम उनके भाई नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इम्पॉसिबल चीज है। उसका रीजन है कि अगर आप मुसलमानों के लिए काफिर हैं तो उनके लिए गोइम है, और गोइम का मतलब जानवर होता है, कैटल होता है। ठीक, तो वो आपको जानवर समझते हैं, वो आप उनके लिए गोयम है। उनके रिलीजियस टेक्स्ट भी हैं, वो हमको लेकर के कोई बहुत अच्छे नहीं विचार रखते हैं, और ऑलमोस्ट उतने ही बुरे और उतने ही गंदे विचार रखते हैं, उतने निंदनीय विचार रखते हैं जितने निंदनीय विचार हमारे अब्दुल भाई की किताब में है। ठीक है, इस्लामिक है। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो रिलीजियस लेवल पे नहीं है। हाँ, मैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे, नेशनल सिक्योरिटी लेवल पे हमको फायदा हो रहा है, और हमारे लिए वो कोई भी काम फ्री में नहीं करते, हर चीज का पैसा लेते हैं। ठीक, एग्जैक्टली, वो तो फिर गिव एंड टेक है। ठीक, गिव एंड टेक है। हमको हम धन्यवाद इस बात पे देते हैं कि भाई हमको जरूरत के समय पे दे देते हैं। ठीक, पैसा होने के बाद भी आज ईरान कुछ पैसा दे भी सकता है, लेकिन कितने देश हैं जो ईरान को जो चाहिए वो दे दें इस समय क्राइसिस सिचुएशन में। ठीक, तो अगर कई बार ये होता है ना कि पैसा नहीं मैटर करता, पैसा है आपके पास, लेकिन कोई पैसा लेके भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते, तो कर तो दिया धन्यवाद, अब क्या कर चाहते हो कि अब महाराज भरत की तरह जो है उनकी चरण पादुका सर पे रख के खड़ा बैठ हूं। जाए, हम क्या करें हम। नहीं सर, एक चीज बताता हूँ आपको, आप जो कह रहे हो ना, आप देखिए ट्विटर आप बहुत समय से चला नहीं रहे हैं, एक ना ये इमोशन जबरदस्ती का डेवलप हो रहा है, और उसे समझ नहीं रहे हैं कि ठीक है, वो लोग अपना गेम बहुत बढ़िया खेलते हैं, एंड वी शुड अप्रिशिएट देयर गेम, कि और विक्टिम सीखिए और उससे। परपिट्रेटर एकदम सीखे एग्जैक्टली वो लोग। हाँ, मतलब ये वाली तो बात सीखने की है ना, चाहे वो फिर फिलिस्तीन पे मारे, ईरान पे मारे, वो मिसाइल छोड़ते हैं और उसके बाद विक्टिम बन जाते हैं फौरन, कि वी आर डिफेंडिंग आवरसेल्फ। हमारे यहाँ पे लोगों के साथ दिक्कत ही है ना, वो उस चीज को कि देखो देखो हमने अभी, ठीक है, ईरान में वो जो बच्चियों के स्कूल पे गिरा है, 160-65 बच्चियां वहां पे मर गई, उस पे मतलब इजरायली उसकी बात नहीं करना चाह रहा, और यहाँ पे आपको ऐसे अकाउंट्स मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे जो उसको मॉक कर रहे हैं। मतलब भाई हम ये नहीं कहते तुम उसके लिए टसुए बहाने लगो या कंडेम भी चलो मत करो, बट आप मॉक करोगे और फिर इंटरनेशनल लेवल पे वो नाम दिखते हैं, हिंदू नाम दिखता है, इंडियन आपका पता चल जाता है नाम देख के, अकाउंट देख के, तो एक वही हो रहा है ना कि कर कोई और रहा है, और वो होता है कि एक बारात में हमारी तरफ वाली चीज कही जाती है, जो सबसे ऊंचा उछलता है वो सबसे ज्यादा दिख जाता है, और एक तो हम 100 करोड़ है, वो कुछ लाखों में है भैया। तो ये वाली चीज से कैसे बचा जाए, लोगों को क्या मतलब समझाया जाए कि भाई वो अपना मस्त गेम खेल ले रहे हैं, और तुम उनके मतलब एक तरीके से मुफ्त के आईटी सेल बने हुए हो, और तुम बदनाम हो जा रहे हो वर्ल्ड लेवल पे। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है यार, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है इनका। क्या है, एक सटने की चपकने की आदत है। ठीक, कोई तो बस ये है मुसलमानों का है ना कि अरब इनको मुंह भी नहीं लगाते, बिल, लेकिन ये बिरादर बिल्कुल वही बिरादर हो रहा है ना उम्मा उम्मा किए जी। रहते हैं। हमारे यहाँ भी है ऐसे कुछ। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं अब इनको। मैं तुमको बता दूं, तुमको अगर ये गलत फहमी है कि इनको बोल दोगे समझा दोगे तो मान जाएंगे, तो नहीं मानेंगे। ठीक है, और ये है, देखो वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे तुम्हारे एक वीडियो से नहीं ठीक होने वाली है, उससे नहीं उभर पाएंगे इतनी जल्दी। और इसराइल को आप सपोर्ट करते हैं, करिए। आप मुझे बताइए ना, ऑपरेशन सिंदूर चला था, कितने इजरायली थे जो ट्वीट कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, वही कितने कितने जूइश हैंडल्स थे जो आ रहे थे और उनका प्रोपेगेंडा बर्स्ट कर रहे थे। बालाकोट के बाद कितना वहां पे देखिए वो क्लियर है, वो उनकी स्टेट, उनका फंडा हेड ऑफ क्लियर है स्टेट, और जी। उनका स्टेट डील करता है, दोस्ती यारी सब कुछ। ठीक, हमारे यहाँ पे स्टेट करे ना करे। अच्छा, ये पता है इसके पीछे ना ये बहुत बड़ा रोल ना आईटी सेल वालों का है। ये एग्जैक्टली चूरन, ये अफीम चटाई इनको आईटी सेल वालों ने। मैंने भी इसराइल को जब इसराइल के ऊपर हमला हुआ है तो मैंने भी इसराइल के सपोर्ट में ट्वीट किया है कि भाई ये जो ईरान जो अटैक कर रहा है या हिजबुल्लाह जो अटैक कर रहा है, ये गलत कर रहे हैं, और उसको मैंने कंडेम किया और मैंने इसराइल को सपोर्ट किया, बट दैट्स ऑल अबाउट इट।
ठीक है, मैं इसराइल का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं बेंजामिन नेतन्याहू का एम्प्लॉय नहीं हूँ, ठीक है, मैं यहूदियों का ठेकेदार नहीं हूँ। तो मैं उनको दुनिया भर में प्रोटेक्ट, यार वो तुम उनको प्रोटेक्ट करते हो, तुम उनको डिफेंड करने चलो जो दुनिया चला रहे हैं, अमेरिका को रन कर रहे हैं। उनको नहीं चाहिए भाई प्रोटेक्शन तुम्हारी, भाई वो अलग लीग के प्लेयर्स हैं। तुमसे तो आईएसपीआर में डील होता, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जहां तुमको करनी चाहिए वहां करते नहीं हो, चले इसराइल को डिफेंड करने। लास्ट इस पे सर एक भारत का इस पे पूरे पे इफेक्ट कि एक तो तेल वाला है और दूसरा ये जो अभी शिप वाला मैटर हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है पिछले 2-3 दिनों में क्या कोई भारत को जबरदस्ती ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है इस पूरे केओस में? क्योंकि ठीक है, वो आप बोल दे रहे हो कि हमारे इंडियन वाटर्स में नहीं था, हमारी टेरिटरी नहीं है, लेकिन एक वो बार बार छप रहा है। अभी मैं देख रहा था उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, उसने भी यही चीज लिखी है। उसने लिखा कि गेस्ट ऑफ इंडियाज नेवी कैरिंग ऑलमोस्ट 130 सेलर्स। मतलब वो बताना चाह रहे हैं ना कि भाई हम इंडिया से वापस आ रहे थे। बख्शी सर कल कह रहे थे, जीडी बख्शी सर, कि यार अगर तुम इतने ही दोस्त हो तो थोड़ा सा और रुक जाते, अरेबियन सी की तरफ वो जा रहा था तब फोड़ देते। तुमने गिराया, चलो तुम्हारी वॉर है, तुम्हारा लेना देना, तुमने ऐसे समय पे उसे गिराया है। क्या कोई इंडिया को भी इसमें खींचना चाह रहा है इस पूरे केओस में? ऐसा कुछ लगता है आपको? इंडिया को खींचने की कोशिश करे, इंडिया खींचेगा नहीं। और ईरान ने कई सारी बेवकूफियां की हैं, बट मुझे नहीं लगता कि वो इंडिया या इंडियन इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा करके, या मुझे लगता है कि इंडियन स्टेट भी इतनी वो है कि इस तरह के एक इशू के ऊपर अमेरिका से झगड़ा ले ले, या ईरानियंस इतने बेवकूफ हैं कि इस इशू के ऊपर वो इंडिया के ऊपर अटैक कर दे या इंडिया के साथ कन्फ्रंटेशन मोड में घुस जाए। दोनों ही पॉसिबिलिटीज मुझे नहीं दिखती है। हाँ, आने वाले टाइम में अगर कुछ आर्म ट्विस्टिंग होती है, कुछ और होता है, दैट इज टू बी सीन। वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जो भी वॉर के समय में जो प्रिडिक्शन में मोड में गया है उसका बिजनेस बंद हो जाता है क्योंकि वॉर खुद इतनी अनप्रेडिक्टेबल चीज होती है। कि बहुत बड़ी बड़ी एनालिसिस करना चाहिए, पॉसिबिलिटीज की बात करनी चाहिए, एजेंडा देखना चाहिए, रीड बिटवीन द लाइंस करना चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिफिकेशन करना चाहिए कि हाँ भाई ये जो चीज जा रही किधर जा रही है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये निश्चित तौर पे कि कल ये होगा परसों ये होगा, इस सब चक्कर में मैं नहीं पड़ता, पड़ी लकड़ी नहीं लेता मैं। अच्छा सर, रिजीम चेंज जैसा कुछ अभी तक दिख रहा है? और अगर रिजीम चेंज, या तो अभी तो उनके बेटे का ही चल रहा है जब तक है, क्या अमेरिका कोई अपना पपेट, रेजा पहलवी के बीच में बात चल रही थी, क्या मतलब संभालने लायक वो है अभी, या फिर? यार रेजा पहलवी की बस की नहीं है वो, इज अ जोक, ठीक है, इज अ लाफिंग स्टॉक। वो आज से नहीं, वो हमेशा से ही जो कर रहा है। उसकी पहले भी अमेरिका में मतलब वो सीआईए का पाला हुआ है, और ही इज अ ब्रैट। हाँ, और दिमाग से मंद बुद्धि आदमी है वो, ठीक, उसके बस की नहीं है। उसकी ना कैपेसिटी है ना उसका कुछ है। अगर वो 48 घंटे भी ईरान में अगर सरवाइव कर गया ना, तो आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड। वो आदमी यार सोचो, फुल फेस मेकअप करा करके आता है वो मीडिया पे, प्रॉपर सलोन जा करके मेकअप करा के आता है वो। नॉर्मल तुम तो देखा होगा तुमने मीडिया हाउसेस में, वैसे भी एक वो रूम होता है मेकअप का जहाँ पे टचअप वगैरह होता है जो एंकर्स वगैरह के लिए, और सारी मेल फीमेल एंकर्स वहाँ टचअप वगैरह कराते हैं, लेकिन वहाँ प्रॉपर मेकअप नहीं होता है, ठीक है, टचअप होता है। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ये मीडिया पे जाने से पहले मेकअप करवाता है। मतलब तो उसको ऐसी बेबी डॉल को तुम ईरान भेजोगे, ईरान का बताओ। ईरान का बिलावल भुट्टो कह सकते हैं उसको, कि मतलब ऊपर वाला जो था वो तो काइया था, औलाद घटिया निकल रही। हाँ, इसमें और एक चीज। यार उसको नहीं देखो, एक ये भी तो समझो ना, उसने अपनी बेटी की शादी एक जू से की है, ठीक है, हम्म तो ईरानियन पब्लिक में क्या मैसेज भेजोगे तुम? क्या लगता है सर कि कितना और खिंच सकता है, मतलब लास्ट मैं तो एक कह रहा जो हूँ भी यार, मार्च की मैं तो लगभग? कह रहा हूँ यार, ये महीनों का प्रोजेक्ट है यार, ये 5 दिन 6 दिन ये सब इनकी ट्रम्प को समझा दिया होगा कि बस सर गए, बस अभी यूं गए और यूं आए। ठीक है, और मतलब वो लेकिन मान भी गया होगा। वो मान भी गया होगा। तो भारत में लेकिन अब वो, थोड़ा जो ये तेल का इशू या यहाँ पे वो चीजों पे बदलाव आ सकता है, यार देखो प्राइसेस वो तो बढ़ने यार पे? पार्ट ऑफ वॉर है। देखो ईरान में इराक के साथ वॉर हुई, इंडिया कितना ऑयल खरीदता था इराक के से, मतलब जब इराक के साथ वॉर हुई, तो
हमने वो फेज भी सरवाइव किया ना यार। तो और उस समय तो हमारा देश का प्रधानमंत्री विश्वगुरु भी नहीं था। ये सबसे सही नोट है जिसके साथ समाप्त हुआ है, सही है। हाँ, अंत जहां से शुरू उस वहीं से समय तो अंत। उस समय तो मोदी जी प्रधानमंत्री भी नहीं थे। अब तो भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बन चुकी है। हम्म। और सब कुछ सारे नक्षत्र और सारे ग्रह जो बिल्कुल विदेश अलाइंड नीति भी तो हैं। खैर हमारी एकदम लेजर ठीक है। वाली विदेश नीति भी हाँ, है। यहाँ से लेजर निकलेगा, हम देखते हैं तेल कैसे नहीं आता उधर से। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और देखते हैं अभी अगर और आगे बढ़ेगा तो मैं आपको एक बार फिर से इनवाइट करूंगा। अगर होपफुली चीजें खत्म हो, लेकिन अगर एस्केलेट करती हैं तो ठीक है, हम भी एस्केलेट करेंगे साथ में। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।